मंत्र, मंत्र से मिलकर क्या बनता है? मंत्रों से यानी जो ऋचा है मंत्र, मंत्र से मिलकर क्या बनेंगे? सूक्त, सूक्त से मिलकर अष्टक, अष्टक या मंडल। और जो मंडल और अष्टक से मिलके बनेंगे वो क्या होंगे? शाकल या बालखिल्य। आइए, अब इसमें पूछा जा सकता है कि शाकल और बालखिल्यों की संख्या कितनी होती है? जो सूक्त के अंदर होती है उनकी संख्या, जो शाकल है, शाकल की जो संख्या होती है वो होती है 1017। कितनी? 1017। और जो बालखिल्य है, बालखिल्य की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। देखो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? द्वैवापन वेद व्यास। जो ये जो है ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। और मंडल कितने हैं? 10, अष्टक 8 है, सूक्त 1028 है, जिसमें शाकल 1017 है, और जो बालखिल्य है वो 11 है। और जो ऋचाएं हैं वो कितने हैं? 10,562। ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद में जो शब्द है, ऋग्वेद में कितने शब्दों का प्रयोग है? 1.5 लाख। कितने शब्द है? 1.5 लाख। और जो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद क्या होते हैं? जब भी उपवेद का मतलब होता है कि जो वेद है, वेद की जो भाषा है, ये वेद जो होते हैं वो कठिन होते हैं। जो उपवेद है उनको सरल भाषा में हमें समझाते हैं। तो ये कौन सा है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। परंतु एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद है वह किसका उपवेद है, यानी सुश्रुत के अनुसार जो है, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वो किसका है? वो अथर्ववेद का उपवेद है। वो अथर्ववेद का उपवेद है। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है तो हम बताएंगे आयुर्वेद है। यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका वेद है, तो वो क्या आएगा आंसर उसका? अथर्ववेद आएगा। क्या आएगा? अथर्ववेद आएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मंडल के बारे में जानते हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गायत्री मंत्र के। किस मंडल से हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है? तो कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। और जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीसरा मंडल है इसकी रचना क्या किसे चाहिए, तो वो कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल किससे संबंधित है? चौथा मंडल किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा कृषि से। किससे संबंधित है चौथा मंडल? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का चौथा मंडल किससे संबंधित है, तो क्या आंसर होगा? कृषि से। क्या होगा? कृषि से। अगर चौथा मंडल, सातवां मंडल, ऋग्वेद के सातवां मंडल, सातवां मंडल का पूछा जाएगा तो सातवां मंडल में किसका उल्लेख है? दशराज युद्ध का। किसका? दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध क्या था? इसमें 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जीता कौन था? राजा सुदास। कौन जीता था? राजा सुदास। तो सातवां मंडल किससे संबंधित है? दशराज युद्ध से। किससे संबंधित है? दशराज युद्ध से। ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है,
8वां मंडल ये किससे संबंधित है? ये हस्तलिखित हस्तलिखित ऋचाओं से संबंधित है। हस्तलिखित ऋचाओं से संबंधित है। जो 9वां मंडल है वो 9वां मंडल किससे संबंधित है? 9वां मंडल सोमदेवता से संबंधित है। 10वां मंडल 10वां मंडल में जो बताया गया है किस बारे में? जो हमारी जाति प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? जाति प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। तो हमने पहले मंडल पढ़े, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण मंडल पढ़े थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या बताया गया है? गायत्री मंत्र। तो कुछ पेपर में एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो कौन सा मंडल आएगा? तीसरा मंडल। और जो गायत्री मंत्र है वो किससे संबंधित है, यानी किसको समर्पित है? वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। और जो चौथा मंडल किससे संबंधित है? तो वो कृषि से संबंधित है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। और 8वां मंडल में किसके बारे में बात हुई है? हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में। क्या किसके बारे में बात हुई है? हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में। और जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णित है। और जो 10वां मंडल है, हमारे जाति प्रथा का जो पता चलता है वो कौन से मंडल से चलता है? 10वें मंडल से। जाति प्रथा 10वां मंडल। इसमें क्या थी? इसमें 4 भागों में जो थी हमारी जाति बताई गई थी। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण में कौन आते थे? जो शिक्षा देते थे, व्यापार शिक्षा। ब्राह्मण में कौन आते थे? जो शिक्षा देते थे। क्षत्रिय में रक्षा करने वाले। और जो वैश्य होते थे, वैश्य में क्या आते थे? व्यापार। क्या आते थे? व्यापार। शूद्र में कौन आते थे? कारीगर। कौन आते थे? कारीगर। तो जो हमारे 10वें मंडल में जाति प्रथा का उल्लेख है, जिसमें इसमें क्या? ब्राह्मण जो शिक्षा से संबंधित थे, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार से। और ये था, ये कर्म के आधार पर जाते, कर्म के आधार पर, ये कर्म के आधार पे थे, ना कि जन्म के आधार पर। किसमें? कर्म के आधार पे थे, ना कि जन्म के आधार पर। और जो ये है, इनके जो कर्तव्य है, यानी इन चारों के जो कर्तव्य है, इनके कर्तव्यों का उल्लेख जो है, इनके कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो धर्म सूत्र में मिलता है। किसमें? धर्म सूत्र में। 10वां मंडल है जिसमें जाति प्रथा का उल्लेख है। तो उस टाइम पे जाति प्रथा 4 भागों में डिवाइड थी। ब्राह्मण शिक्षा, जो क्षत्रिय थे वो रक्षा के लिए, और वैश्य व्यापार के लिए, शूद्र कारीगर। शूद्रों में जो होते थे वो कारीगर होते थे। तो ये जो जाति प्रथा थी वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। इस टाइम तक जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल तक ना तो बाल विवाह, ना ही छुआछूत, पर्दा प्रथा। इस टाइम पे यानी ऋग्वेदिक काल तक ना तो जाति प्रथा का उल्लेख था, ना छुआछूत का था, और ना ही पर्दा प्रथा का था। और जो इस टाइम पे हमने अभी उत्तर वैदिक, जो इसमें लोहे की खोज हो चुकी थी, इसमें लोहे का जो था प्रयोग होता था। यानी ये जो थे ये ऋग्वेदिक काल में इनका
कोई रोल नहीं था। यानी ये ऋग्वेदिक काल में ना तो बाल विवाह के बारे में कुछ है, ना छुआछूत, यानी इस टाइम पे कोई भी समाज में गलत कुर्तियां नहीं थी, लोहे का प्रयोग होता था। और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। थैंक यू।